एससीपी एजेंट्स डर के मारे चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनके सामने कुछ कार्टूनिश और बहुत भयानक दिखने वाले मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। ये एजेंट्स एक बहुत ही अजीब से टाउन में हैं, जहां पर हर तरफ केओस मचा है। एक ब्लड का फाउंटेन है जिससे कुछ कार्टून्स खून पी रहे हैं, लेकिन एजेंट्स को ये नहीं डराता बल्कि उन्हें डराता है एक ऐसा मॉन्स्टर, एक ऐसा अजीब सा दृश्य जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस पर्टिकुलर एजेंट के चारों तरफ बच्चे मौजूद हैं और हर कोई बस वेट कर रहा है अपने फाइनल डेट का, वो समय जब इन सब से कुछ पूछा जाएगा और यदि वो इसका सही उत्तर ना दे पाए तो उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है, जैसे कईयों के साथ हो चुका है और कईयों के साथ आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि ये किसी नॉर्मल चीज से डील नहीं कर रहे, ये डील कर रहे हैं SCP-5853 के साथ। SCP-5853 टिकी टैफी टाउन ये दरअसल एक कैंडी प्रोडक्ट है जिसके अंदर दो कैंडीज मौजूद होते हैं। एक है ब्लू जो कि है ब्लूबेरी फ्लेवर और एक है रेड जो कि है चेरी फ्लेवर। ब्लू कैंडी एकदम नॉर्मल है, एकदम सेफ है, इसे खाओ के तो कुछ नहीं होगा सिवाय दांतों में कैविटीज हो जाएंगे। वही रेड कैंडी को मुंह में लेते ही गड़बड़ शुरू हो जाता है। दरअसल इस कैंडी को खाते हुए आपको एक फ्रेज बोलना होता है और अगर आप वो बोलते हो तो आप चले जाओगे एक कार्टूनिश टाउन के अंदर। इसे पॉपुलरली सब जानते हैं टिकी टैफी टाउन से। दरअसल ये 90s में बच्चों के बीच एक काफी पॉपुलर कार्टून हुआ करता था और इसी कार्टून शो और साथ ही साथ इसमें दिखाए गए चॉकलेट को देख फाउंडेशन को अंदाजा हो गया कि यकीनन बच्चों के गायब होने के पीछे इस कार्टून का हाथ जरूर है। 1994 एंड 1999 के बीच टोटल 3500 बच्चे गायब हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट पेनीवाइज ने भी इतने बच्चे नहीं मारे। You're supposed to say 3. जब भी कोई बच्चा गायब होता तो लास्ट वो जहाँ पर दिखा उसके आसपास ये चॉकलेट कैंडी का पैकेट जरूर मिलता एंड साथ ही साथ ये बच्चे उसी कार्टून शो को भी देखते रहते हैं। फिलहाल के लिए तो सारे एपिसोड्स पर बैन लगा दिया गया है और इन एपिसोड्स को बस फाउंडेशन के एजेंट्स ही एक्सेस कर पाते हैं। आइए जानते हैं इन कैरेक्टर्स के बारे में, जिनमें से ज्यादातर काफी नॉर्मल दिखाई देते हैं, वही एक तो बहुत स्कैरी है। फर्स्ट है एक ऑक्टोपस जो कि पापा जैसे बिहेव करते हैं, उसका नाम है मिस्टर स्क्विबल्स। इसकी पूरी बॉडी ह्यूमंस जैसी है और एपिसोड के एंड में ये बच्चों को लेसन सिखाता है। दूसरी है मिस बॉबल द क्लाउन। ये वो वाला बॉबल द क्लाउन नहीं है, वो एक मेल है और ये एक फीमेल है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। एंड ये ज्यादातर एपिसोड्स में बाकी कैरेक्टर्स के साथ बात कर रही होती है। तीसरा कैरेक्टर है किजी विंग जो कि बिल्ली जैसा दिखता है और ये ज्यादातर टाइम खेलते रहता है, मस्ती करते रहता है और नाचता रहता है जस्ट लाइक अ किड। किजी विंग्स का एक दोस्त भी है जिसका नाम है फ्रेजी पैंट्स। फ्रेजी पैंट्स के चोच में एक हथौड़ा है और ज्यादातर टाइम ये एज अ चेला इधर उधर घूमते रहता है और टाइम टू टाइम ये कभी भी किसी को भी अपने हथौड़े से मारता भी है। और फिर एंट्री होती है मिस्टर हिस्टर की। वैसे तो शो में ये कहीं से भी हॉस्टाइल नहीं होता, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसका अपीयरेंस ही बहुत ज्यादा डेडली, बहुत ज्यादा अजीब है। ये एंटिटी बहुत लंबा और बहुत बड़ा है और साथ ही साथ इसके पैर नहीं है बल्कि नीचे ऑक्टोपस के टेंटेंकल्स जैसे कुछ है। साथ ही साथ इसका फेस कभी भी अच्छे से क्लियरली डेपिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि फेस काफी डिस्टॉर्टेड है। इनफैक्ट एनिमेशन में जैसा दिखाया जा रहा है वैसा भी नहीं, कुछ ज्यादा ही अजीब। इसका फेस कोई डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता क्योंकि जब भी ये स्क्रीन पे आता है स्क्रीन में एक अलग सा डिस्टॉर्शन आ जाता है। वैसे तो शायद आपको एनिमेशन में ये ज्यादा भयानक नहीं लग रहा होगा, लेकिन वीडियो के एंड में आप खुद मुझे बोलोगे कि यार ये क्या दिखा दिया, ये नहीं दिखाना था ना। वैसे तो टिकी टैफी टाउन का हर एक एपिसोड बाकी नॉर्मल एपिसोड्स जैसा ही होता है, जैसा हम दूसरे कार्टून शोज में देखते आए हैं, जहां पर होता है कई सारा ड्रामा, डांस, कॉमेडी, कुछ अच्छी बातें जैसे जूते के लेस कैसे बांधे या ब्रश कैसे करते हैं एंड हमेशा सच्चा और अच्छा रहना चाहिए। लेकिन
जब एंट्री होती है मिस्टर हिस्टर की, तब स्क्रीन में सब कुछ चेंज हो जाता है। वीडियो की क्वालिटी काफी पुरानी हो जाती है, साथ ही साथ कलर, सैचुरेशन एंड कंट्रास्ट चेंज अपने आप होने लगता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, बल्कि मिस्टर हिस्टर जब भी आता है तो वो बाकी के कैरेक्टर्स को डराता है और उन्हें बहुत फालतू की चीजें बताता है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स बहुत जल्दी मरने वाले हैं और तुम भी मरोगे। I feel nothing but the nothingness। तुम ये मौत के तांडव पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ये मौत का तांडव तुम पर करता है। इस क्रिएचर का एक और फेवरेट सेंटेंस है, I shall now be departing to the land of right with the truth of red to be my might। वैसे तो फाउंडेशन को पता नहीं चला कि इसका मतलब क्या हो सकता है, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल कि ये उन बच्चों से रिलेटेड है जो गायब हुए हैं। जनवरी 4, 2000 में लीड रिसर्चर फ्रैंक मोनरो एक टेस्ट करते हैं। फ्रैंक के साथ थे 2-4 और रिसर्चर्स और वो ये टेस्ट करने वाले थे एक डी क्लास के ऊपर। डी क्लास पर्सनल पर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स लगा दिए गए। वही जूनियर रिसर्चर्स इंफ्रारेड डिवाइस को यूज कर टीवी एपिसोड्स को मॉनिटर कर रहे थे। जब पूरा सेटअप लग गया तब फ्रैंक मोनरो ने इस टेस्ट को स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया। कार्टून शो को ऑन करते ही कुछ देर तक सब ठीक चला, लेकिन जब मिस्टर हिस्टर आता है तब उसे देखकर ही ये डी क्लास काफी ज्यादा पैनिक मोड में चला गया। वो बोलता है कि यही शो क्यों चलाया गया है। वो अक्सर ये शो बचपन में अपने बड़े भाई के साथ देखा करता था, जो अचानक एक दिन गायब हो गया, इसीलिए उसे इस शो से डर लगता है। ये सुनकर एथिक्स कमेटी को बहुत बुरा लगा और इसीलिए ये टेस्ट ज्यादा देर तक नहीं चलता। लेकिन फिर प्लान्स में कुछ चेंज किए जाते हैं और उसे दे दिया जाता है वो कैंडी और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स। डी क्लास बताता है कि बचपन में हमेशा वो ब्लूबेरी ही खाया करता था, वही उसका भाई चेरी फ्लेवर, लेकिन आज वो ट्राई करने वाला है चेरी फ्लेवर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। कैंडी को चबाते हुए उसे एक फ्रेज बोलना पड़ा, फ्लैश इज नॉट द ट्रूथ। अचानक टिकी टैफी टाउन का बीजीएम बजने लगा रूम में और फिर पलक झपकते ही ये डी क्लास गायब। रिसर्च प्रॉपरली कंडक्ट किया जा रहा था और फुटेज में फाउंडेशन के रिसर्चर्स देख पाते हैं कि ये डी क्लास पर्सनल किसी डार्क प्लेस में है, लेकिन थोड़ा कोशिश करते ही वो निकल जाता है और उसे पता चलता है कि दरअसल में वो उसी कार्टून शो के एक घर के अंदर है। डी क्लास ने नोटिस किया कि ऑडियंस को जितना एनिमेशन दिखाई देता है यहाँ पर भी उतना ही है, उसके बियॉन्ड बाकी सब कुछ व्हाइट है। कुछ ही देर में मिस्टर हिस्टर के अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स उस घर में आते हैं, जिसके चलते डी क्लास उसी तिजोरी में चुप गया। ये कैरेक्टर्स किसी टाउन मीटिंग को लेकर कुछ जिक्र करते हैं, जिसके बाद मिस्टर स्क्वेबल्स अचानक से तिजोरी खोलता है। सुनो डी क्लास, डरना नहीं है, शांति से इनसे बात करो और इनसे एंगेज करो। लौड़ा। ये सुनते ही मिसेस बबल चौंक गई। मिस्टर स्वेबल्स फिर जाके उन्हें शांत करता है। किसी विंग ने डी क्लास का नाम पूछा, जिस पर उसने बोला रॉबिन। फिर ये लोग रॉबिन को बोलते हैं कि रॉबिन इन्हें टाउन हॉल तक फॉलो करे, जहाँ पर रॉबिन इनके गेस्ट होंगी। फिर रॉबिन तिजोरी से बाहर आकर इनको फॉलो करता है। घर के बाहर सेम वही नजारा देखने को मिलता है जैसे टीवी शो में देखने को मिलता था, लेकिन अब ये टाउन और ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। वैसे बड़ा से इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अलग, बल्कि हर एक साइड सेम टू सेम एग्जैक्ट ही दिखता है, यानी कि एक ही टाउन को किसी ने कॉपी पेस्ट मार दिया 100 बार। जैसे जैसे रॉबिन आगे बढ़ रहा है, रिसर्चर्स रिकॉर्डिंग से देख पाते हैं कि इन्हीं कैरेक्टर्स के और भी बहुत सारे कॉपीज हैं जो दूसरे कॉलोनी से बाहर आ रहे हैं। ये तो बच्चे हैं। रिसर्चर्स देखते हैं कि इन डुप्लीकेट्स के साथ कई सारे बच्चे आ रहे हैं। हर टाउन कॉलोनी में एक नंबर लगा था। रिसर्चर्स ने काउंट किया कि टोटल 31 नंबर्स है एंड एग्जैक्टली 31 एपिसोड्स ही है। हेड रिसर्चर बोलते हैं कि उन्हें अभी मोबाइल टास्क फोर्स को भेजना चाहिए, लेकिन एथिक्स कमेटी ने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उन्हें अभी भी इस एससीपी को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है और ऐसे में अपने एजेंट्स को भेजना बेवकूफी हो सकता है। कुछ ही देर में रॉबिन सीधे उस स्पॉट पर पहुंच जाता है जहां पर वो इतने सारे कैरेक्टर्स का सेम डुप्लीकेट्स देखता है और साथ ही साथ बच्चों को भी, जिनमें से कुछ रो रहे हैं और कुछ ऐसे ही बस शौक में है।
इनफैक्ट इन मासूम बच्चों को देख एक रिसर्चर रो देती है। सारे कैरेक्टर्स एक झुंड में आकर कुछ प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद फाउंटेन के ऊपर अपीयर होता है एक बहुत बड़ा ग्लास जो काले धुएं में कन्वर्ट होता है और उससे निकलता है मिस्टर हिस्टर। टाउन के सेंटर में खड़े होकर मिस्टर हिस्टर पूछता है बच्चों से, तुम सभी ने आज का लेसन सीख लिया, अब तुम सभी को ये लेसन बताना पड़ेगा मुझे, बता पाओगे ना? अपने टेंटेंकल से वो एक लड़की को पास लाता है और पूछता है। लड़की ने बोला कि उसने एपिसोड में ये सीखा कि जूते के लेसेस को कैसे बांधते हैं। इसके रिप्लाई में मिस्टर हिस्टर बोलता है कि चलो तुम्हें अब इस मिरर के थ्रू मैं ड्रीम लैंड में भेजता हूँ। फिर अपने टेंटेंगल से पकड़ वो लड़की को मिरर की उस तरफ फेंक देता है। लड़की बहुत जोर से चीखती है, जिसके बाद वो गायब हो गई। जो बच्चे कोई एपिसोड से रिलेटेड लेसन के जवाब दे देते हैं उनको मिस्टर हिस्टर मिरर के उस साइड फेंक देता है। वही वो बच्चे जो कुछ भी जवाब नहीं दे पाते या गलत जवाब देते हैं उनको चीर फाड़ कर उनकी बॉडी को फाउंटेन में फेंक दिया जाता है। फाइनली मिस्टर हिस्टर के सामने अब बारी आ जाती है रॉबिन की। रॉबिन से पूछा गया कि आज उसने क्या लेसन सीखा। कुछ देर तक रॉबिन सोचता है कि वो बोले तो बोले क्या, फिर उसे कुछ बातें याद आती है इस एपिसोड से रिलेटेड, तो वो वही बोल देता है, लेकिन ये गलत जवाब होता है एंड फिर उसे पकड़ के उल्टा लटका दिया जाता है बहुत सारे बच्चों के साथ। वही बगल में वो अपने बड़े भाई को भी देख पाता है जो कि अभी भी उसी एज में है जिस एज में वो गायब हुआ था। 3 दिन तक कैमरा रिकॉर्डिंग चालू होता है और रिसर्चर्स देख पाते हैं कि कैसे रॉबिन के बॉडी से सारा खून फाउंटेन में जा गिरता है। फाइनली 2 दिन बाद कैमरा रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है एंड ये टेस्ट काइंड ऑफ फेल ही हो जाता है। लेकिन इस टेस्ट के बाद फाउंडेशन को काफी कुछ पता चला। अगर आप वो जवाब देते हो जो लेसन में दिखाया गया था तो आपको भेज दिया जाता है मिरर के उस साइड। अगर आप वो जवाब देते हो जो कि आपने बाहर कहीं से सीखा तो आप हमेशा के लिए उल्टा लटक जाओगे, और अगर आप गलत जवाब देते हो या आप जवाब ही नहीं देते तो आपको चीर फाड़ दिया जाता है। फिर फाउंटेन में आपकी बॉडी को फेंक दिया जाता है जिसका ब्लड ये बाकी के क्रिएचर्स मजे से पीते हैं। मिरर के उस पार जाने वाले बच्चों का कभी कोई अपडेट नहीं मिला। इसका मतलब यकीनन वो भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ से बचने का बस एक ही बेस्ट ऑप्शन है, आपको वो डार्क लेसन बोलना होता है जो मिस्टर हिस्टर ने एपिसोड में बोला। फिर आप वहाँ से गायब हो जाओगे और अपनी दुनिया में लौट आओगे। जैसे एक बच्चा कार्लो जो कुछ घंटों के लिए गायब हो गया था, वो बाद में अपने ही घर के किचन में पाया गया। डॉक्टर फ्रैंक मोनरो एथिक्स कमेटी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि उन्हें इस वर्ल्ड में एससीपी एजेंट्स को भेजना है, लेकिन एथिक्स कमेटी की मेंबर इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। इसीलिए ऑफ द रिकॉर्ड्स डॉक्टर फ्रैंक मोनरो ने अपने एक साथी को कॉल किया जो कि इत्तेफाक से एमटीएफ एजेंट है और उसे पूरा माजरा समझाया। फ्रैंक ने उसे बोला कि तुम्हारा भी बच्चा है और काफी सारे बच्चे ऐसे ही गायब हो रहे हैं, हमें इन बच्चों को दोबारा इनके घर में पहुंचाना ही होगा। इस दोस्त का नाम है आर्यन और आर्यन ये काम करने के लिए मान जाता है। जनवरी 28, 2000 में ये मिशन को अटेम्प्ट किया जाता है। फ्रैंक अकेले ही इस मिशन को मॉनिटर करने वाला है। वही आर्यन के साथ ज्वाइन होते हैं 2 कोलीग्स, एक है जेम्स और दूसरा है मोहम्मद अल अफी। उन्होंने खाया एक टॉफी, बोला एक फ्रेज एंड देयर यू गो। ये लोग चले गए उस दुनिया में। तिजोरी से निकलकर एमटीएफ एजेंट पहले रूम को स्टडी करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ज्यादातर आइटम्स फेक है, लेकिन सामने वाला दरवाजा खुलते ही ये तीनों इधर उधर चुप जाते हैं। आप लोग किसी कैरेक्टर्स के साथ बात मत करना, किसी के साथ भी नहीं। ये कैरेक्टर्स आकर रूम में ढूंढने लगे बच्चों की तलाश में और इन्हें दिख जाता है आर्यन, जिसके चलते आर्यन मिस्टर स्क्वेबल्स पर शूट कर देता है। बाकी के सारे कैरेक्टर्स डर के मारे चिल्लाने लगे और अचानक से पूरा रूम डार्क हो गया, जिसके चलते तीनों एजेंट्स ने ऑन किया नाइट विजन। फ्रैंक समझ गया कि गड़बड़ हो गई, इसीलिए फ्रैंक ने इन्हें बताया कि तुम लोग जल्दी से जल्दी टाउन हॉल में पहुंचो और मिस्टर हिस्टर को वही फ्रेज बताओ जो हमने सिखाया, फिर तुम लोग वापस लौट आओगे। लेकिन अचानक से ऑडियो कट हो जाता है और ये एमटीएफ एजेंट्स
कुछ भी सुन नहीं पाते। तीनों एजेंट्स टाउन में आगे बढ़ ही रहे थे कि फैंसी पैंट्स आकर जेम्स को मार देता है। कई सारे और फैंसी पैंट्स उड़ के आ गए जिनको ये एजेंट्स गोली मार खत्म करते हैं। लेकिन तभी अचानक मोहम्मद अल अफी भी पकड़ा जाता है। ये दोनों कैरेक्टर्स उसे नोच रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों उसे खत्म कर पाए वो एक ग्रेनेड को फेंक इन दोनों को लेके मरता है। फाइनली आर्यन अकेला बचा था। मिस बबल द क्लाउन अटैक करती है लेकिन वो उसे खत्म कर देता है। आर्यन को नाइट विजन में बहुत दूर से एक रोशनी दिखाई देती है और वो उसी के पीछे भागता है। करीब 182 मिनट्स तक वो भागते रहा, जिसके बाद वो फाउंटेन के एकदम पास पहुंच गया। आर्यन फाउंटेन के कुछ ही दूर था, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचता, अचानक से कैमरा में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है और वो एक अलग ही जगह में पहुंच जाता है जहां उसके सामने एक बड़ा सा व्हाइट डोर है। ये दरवाजा अपने आप खुलता है जिसके अंदर वो देख पाता है अपनी वाइफ को, जो कि एक चेयर में बैठकर अपने बच्चे को सहला रही है। आर्यन अपनी बीवी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी मिस्टर हिस्टर के भाषा में बात करती है। See the mirror, through the mirror, the mirror is the only salvation. Salvation is attained by sacrifices to he who destined to go to the dreamland. अपने आप को मिरर के हवाले कर दो, मिरर के उस पार चले जा, मिरर के अंदर घुल जा। ये सब देख बेचारा आर्यन बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आया तो उसके सामने था मिस्टर हिस्टर। क्या सीखा तुमने बच्चे? आर्यन को जो सिखाया गया वो बोलकर वो बच सकता था, अपनी दुनिया में वापस लौट सकता था, लेकिन उसने एक ग्रेनेड निकाला जिसके बाद फुटेज कट जाता है। इस हादसे के बाद डॉक्टर फ्रैंक मोनरो एक रेजिग्नेशन लेटर भेजते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा है उन्होंने जो किया उसके लिए। दरअसल ये पूरा का पूरा मिशन ऑफ द रिकॉर्ड था, यानी कि उन्हें सुपेरियर से कोई परमिशन नहीं मिली, उन्होंने ये इंडिपेंडेंटली चार्ज किया। एंड क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फेल्ड मिशन था तो वो रिग्रेट में चले गए। हालांकि उनका रेजिग्नेशन लेटर कैंसिल हो जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर फ्रैंक मोनरो आज तक इस एससीपी को लेकर कभी उभर नहीं पाए। मिरर के उस पार क्या है एंड आफ्टर ऑल इस कार्टून को बनाया किसने? वैसे तो एंड क्रेडिट्स में उन लोगों के नाम आते हैं जो कि क्रिएशन में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इस कार्टून के एंड क्रेडिट्स में उन बच्चों के नाम आते हैं जो गायब हो गए। और बस यही नहीं, फाउंडेशन को एक एपिसोड के एंड क्रेडिट्स में वही गायब हुए एजेंट्स के नाम और साथ ही साथ डॉक्टर फ्रैंक मोनरो का भी नाम मेंशन दिखाई देता है। इसका मतलब यकीनन डॉक्टर फ्रैंक मोनरो भी उस दुनिया में चले गए एंड मोस्ट प्रोबेबली वो मारे गए।